एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है और उसके अंदर मैंने जो है आपका न्यूट्रिशन टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था। हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे थे और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी हमने हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और हाफ जो बचा हुआ है वो आज इस क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम जो है ग्लैंड्स की बात करते हैं। इससे ऊपर जो स्टमक वगैरह थे उनको वो कंप्लीट कर लिए थे हमने। अब जो है बात हम किसकी करेंगे, ग्लैंड्स की करेंगे। ग्लैंड्स आपकी दो होती है मेनली, वन इज़ लीवर एंड सेकंड इज़ पेनक्रियाज। और अगर लीवर की बात करें तो आपको पता है लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन होता है आपकी बॉडी के अंदर, या आपको पता है लार्जेस्ट ग्लैंड आप लीवर को ही बोलते हो। और जो लीवर होता है वो किसको सिक्रीट करता है, ये मेनली बाइल जूस को सिक्रीशन करता है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मेनली गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर से कब रिलीज होगा, जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी। समझ आया? तो लीवर एक लार्जेस्ट ऑर्गन है और ये बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और ये कब प्रेजेंट होगा, कहाँ प्रेजेंट होगा, गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका ये रिलीज कब होता है, जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका बाइल जूस के फंक्शन वो आगे पढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले इतना ही देखो। अब उसके बाद देखो पेनक्रियाज। पेनक्रियाज क्या है, जो आपका पेनक्रियाज होता है ये स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। जस्ट आपको पता होगा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज का। ये स्टमक के आप देखोगे ना, स्टमक के जस्ट नीचे होता है। समझ रहे हो? तो ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है पेनक्रियाज का। और ये क्या सिक्रीट करता है, ये पेनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है और बहुत सारे एंजाइम्स को भी कंटेन करता है। समझ रहे हो? तो ये क्या है, पेनक्रियाज। अब आगे चल के बात करते हैं हम इनके फंक्शन की। बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस के फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ बाइल एंड पेनक्रिएटिक जूस की, तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं उसके। वन इज़ डोडनम, सेकंड इज़ जेजुनम और थर्ड इज़ इलियम। तो हम बात करें अगर डोडनम के अंदर जो है, डोडनम के अंदर जो ये जूस हैं वो जाते हैं और एक हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट के थ्रू जाते हैं। देखो जो बाइल जूस और जो पेनक्रिएटिक जूस है ये कहाँ जाएंगे, डोडनम के अंदर जाएंगे और वहाँ एक हिपैटो पेनक्रिएटिक डक्ट प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ये जाते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस फैट का ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। तो बाइल ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। ठीक है, और अगर फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट होता है तो कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो एंजाइम लाइपेज यूज होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन एंजाइम की, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं इनटू अमीनो एसिड के अंदर। ठीक है, और अगर बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, तो ये किसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, ये ग्लूकोज के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो मेजर पार्ट है ये कहाँ चलता है, डोडनम के अंदर चलता है मेनली। समझ रहे हो? बाइल जूस और पेनक्रिएटिक जूस का, बाइल जूस का फंक्शन मैंने बताया ब्रेक डाउन ऑफ फैट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, और इसको इसी प्रोसेस को एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। और अगर बात करें पेनक्रिएटिक की, जो ट्रिप्सिन और जो कीमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। अब अगर बात करें जेजुनम के अंदर कोई डाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता, मेनली जो डाइजेशन है वो किसके अंदर होता है, डोडनम के अंदर चलता है। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम बात करें इलियम की बात करते हैं, तो जो इनर वॉल होती है इलियम के अंदर, वो एक छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनको बोलते हैं विलाई। The inner wall in the ileum is projected into numerous finger-like structure called villi। और ये villi क्या करते हैं, villi सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और इसके अंदर क्या चलता है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है। यानी कि जो villi होती है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन या हम कह सकते हैं इलियम का जो ल्यूमन होता है ना, उसको रिड्यूस कर देती है। रिड्यूस क्यों करती है, क्योंकि ये फूड को जो है वहाँ रोके रख सके बहुत लंबे टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, और यानी कि ऑब्जॉर्प्शन करके रखती है। तो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा, विलाई के द्वारा। समझ रहे हो? जो इनर वॉल बताई मैंने इलियम की, वो छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में प्रोजेक्टेड होती है, तो उसको बोलते हैं विलाई। और विलाई का फंक्शन क्या है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन चलता है मेनली। विलाई करती है, ल्यूमन को रिड्यूस कर देती है ताकि ये फूड कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ताकि फूड को लंबे टाइम तक रख सके।
उसके बाद देखो ये तो था स्मॉल इंटेस्टाइन और उसकी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो स्मॉलर होता है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब देखो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर मेनली अनडाइजेस्टेड फूड आता है। जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड आता है ना वो कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। और इसके अंदर वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन चलता है मेनली बाय द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, वो रेक्टम के अंदर जाएगा। रेक्टम से उसके बाद वो कहाँ एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, कहाँ निकल जाएगा, एनस के अंदर, एनस के थ्रू निकल जाएगा। समझ रहे हो, सबसे पहले यानी अनडाइजेस्टेड फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आया। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आने के बाद जो आपका फूड है वो कहाँ जाएगा, रेक्टम के अंदर, और जो रेक्टम से कहाँ एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा, एनस, ठीक है। जैसे आपकी पता है ये मान लो आपकी क्या है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मान लिया ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन है तो ये कहाँ जा रहा है, अब इसका जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ रेक्टम है, ये रेक्टम के अंदर जाएगा, ठीक है। रेक्टम के अंदर जाने के बाद वो कहाँ से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, या एनस है, एनस के थ्रू वो क्या हो जाता है, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। समझ आया, ठीक है। तो अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक्सेस ऑफ वाटर का ही एब्जॉर्प्शन करती है मेनली, और साल्ट का एब्जॉर्प्शन करती है, और वेस्ट मटेरियल को जो है रिमूव आउट कर देती है बॉडी के अंदर। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। एक्सक्रीशन बोलो या ईजेशन। तो ईजेशन मैंने आपको 5 स्टेप करवाए थे, तब भी बताया था अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव आउट करना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ईजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ आया होगा। ये तो था आपका क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो आपके बुक्स के अंदर डायग्राम दिया होगा उसको देखो अच्छे से और आपको समझ आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है मेनली, देखो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूँ, जो भी आपको पता है, जो आप फूड खाते हो, ठीक है, फूड खाते हो तो क्या जो है, क्या हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी। अब एनर्जी को पाने के लिए आप फूड खा रहे हो ताकि आपको क्या मिले, एनर्जी मिले। समझ रहे हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, रेस्पिरेशन बोलते हो। रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि आप फूड खा रहे हो और उसके अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट ही प्रेजेंट होता है, और वो किसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एनर्जी, हमें एनर्जी मिलेगी ना फूड को खाने से। तो अब देखो मेनली अगर मैं बात करूँ, जो रेस्पिरेशन की जो मेन साइट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसकी फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज होती है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब जो एटीपी है वो मेनली कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो रिलीज जब होती है, जब पर नीड, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तभी वो एनर्जी जो है रिलीज होती है। समझ गए। तो आपको पता है आप ग्लूकोज यानी कि फूड खाओगे तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा मेनली ग्लूकोज, और ऑक्सीजन आप लेोगे ही, तो जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वो क्या बनाएगी, क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और साथ के साथ क्या प्रोड्यूस करेगी, CO2, और क्या प्रोड्यूस करेगा, वाटर, ठीक है। तो ये जो रेस्पिरेशन है ये हर एक हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर चलता है, ठीक है, ताकि जो रेस्पिरेशन है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके फ्रॉम फूड से। समझ आया। तो उसके बाद देखो हम देखते हैं स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स देखो कैसे ये जो प्रोसेस है वो चलती है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं बात करूँ मेनली ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि हाँ भाई ग्लूकोज का पायरुवेट के अंदर क्या आना, टूटना, ठीक है। इस प्रोसेस को आप कौन से क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोलते हो। क्या प्रोसेस बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हो। अब वो कैसे, मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज है आपका, ठीक है, ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज है, ये क्या करेगा, ये कहाँ चलती है प्रोसेस, मेनली साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। कहाँ चलती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। समझ आ रहा होगा। वैसे ये थोड़ा लिखा नहीं जा रहा क्योंकि ये ब्रश है, ठीक है। वैसे आप इसको आराम से पढ़ाऊंगी तब आप देखना। ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट होगा कहाँ, पायरुवेट के अंदर, और ये जो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा ना, ये प्रोसेस कहाँ चलती है, ये मेनली साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है आपका ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज का पायरुवेट के अंदर क्या होना,
ब्रेकिंग डाउन होना, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगी ये साइटोप्लाज्म के अंदर चलेगी, ठीक है। जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के अंदर ब्रेकिंग डाउन होंगे, मान लो ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन आइटम कंटेन करता है, तो पायरुविक एसिड कितने कंटेन करेगा ब्रेकिंग होने के बाद? 3 कार्बन आइटम। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हो? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हो? ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, सेकेंड वन आता है फेट ऑफ पायरुविक एसिड। उसके बाद भी क्या होती है? ब्रेकिंग डाउन चलता है। ऐसा नहीं है यहाँ तक रुक गया और ब्रेकिंग डाउन खत्म, उसके बाद भी ब्रेकिंग डाउन चलता है। अब पायरुविक एसिड जो है अब कहाँ होगा मेनली? अब जो होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा तो अब देखो पार्टिकुलर टाइप्स में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर वो पायरुविक एसिड अब टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और वो किस किस के अंदर टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेशन, जो थर्ड स्टेप है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व। अब देखो रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या होता है? मेनली 2 प्रोसेस चलते हैं, एक ब्रीथिंग, ठीक है। ब्रीथिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप आता है गैसियस एक्सचेंज, यानी कि ऑक्सीजन का इनटेक करना और CO2 को रिलीज करना, इस प्रोसेस को ब्रीथिंग बोलते हैं आप। और रेस्पिरेशन क्या होगा? रेस्पिरेशन होता है सिंपल फूड को का ब्रेक डाउन होना, और उससे क्या प्रोड्यूस होती है, क्या मिलती है, क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी इनसाइड द सेल, उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन के अंदर दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। अब आता है नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन के टाइप। देखो तो रेस्पिरेशन के मेनली 2 टाइप होते हैं, ठीक है। देखो कौन कौन से टाइप है रेस्पिरेशन के। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं तो जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ टेक प्लेस होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन जो है यहाँ हैपन होता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो पायरुविक एसिड है वो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, और कुछ वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बनेंगे। तो ये किसके अंदर चलता है? ये एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर बात करूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये कब होगा? ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो पायरुविक एसिड है वो इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। यानी कि इथाइल अल्कोहल जो है ना वो भी किसके केस के अंदर बनता है? एनारोबिक के अंदर। लेकिन वो जो है किसके अंदर होगा? इन माइक्रोब्स लाइक यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूँ लैक्टिक एसिड की, तो ये कुछ माइक्रोब्स के अंदर भी होगा और इन द मसल सेल्स के अंदर भी होगा। तो यहाँ जो होता है वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब आपको इनकी रिएक्शन से भी समझ आ जाएगा। देखो कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर और एनर्जी को रिलीज करता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर चल रही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे पायरुवेट अब टूटेगा, अब पायरुवेट का भी ब्रेक डाउन होगा। मान लो यीस्ट के केस या माइक्रोब्स के केस की बात करें तो इसके अंदर जब ब्रेक डाउन होगा तो किस में टूटेगा? इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, अगर मसल्स के अंदर बात करें तो किस में कन्वर्ट होगा? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के अंदर, ठीक है। ये तो किसका केस था? ये एनारोबिक का केस था। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो जो पायरुवेट है वो किसके प्रेजेंस में? O2 की प्रेजेंस होगी और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस चलेगी। इसके अंदर वो किस में ब्रेक डाउन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी के अंदर इसका ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस एरोबिक और एनारोबिक के अंदर चलेगी। ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है सारी, ठीक है। तो ये सारी समझ आ गई होगी रेस्पिरेशन, उसके टाइप, और ये जो इक्वेशन जो मैंने बताई है, ये रिएक्शन, ये भी समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पेन इन लेग मसल वाइल रनिंग। देखो ये क्वेश्चन भी आ जाता है एक आधी बार कि हाँ भाई जब आप दौड़ते हो तो लेग मसल्स में पेन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों भाई? अब क्यों? क्योंकि देखो जो आप जैसे जैसे आप दौड़ोगे, ठीक है, तो एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होने लगती है। एनर्जी की डिमांड जैसे ही ज़्यादा होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, ठीक है। लैक्टिक एसिड बनेगा तो ये कब? और मसल सेल्स के अंदर। तो ये किसकी बात बताई हुई? यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन रिलीज होगा, वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो समझ आया कि हाँ भाई पेन इन लेग मसल्स वाइल रनिंग क्यों होता है?
ठीक है। तो इसके अंदर इतना ही ध्यान रखना आपको। ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर पूछे क्यों, क्योंकि बिकॉज एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल इंक्रीज एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है क्या नहीं है, अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की केस की बात करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन है उसको कंटिन्यूसली ऑक्सीजन की नीड होती है, और CO2 क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये सब एज पर नीड जो है चलता है। अगर बात करें, हाँ भाई, ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब बात करें अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो उनके अलग अलग मेथड होंगे ऑक्सीजन को लेने के और एक्सपेल्सन ऑफ CO2 और CO2 को एक्सपेल्ट आउट करने के। अगर मैं बात करूँ आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उसके अंदर जो मेथड चलता है वो डिफ्यूजन मेथड है। ठीक है, डिफ्यूजन मेथड से ही जो है वो अपनी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपेल्सन ऑफ CO2 करते हैं। अगर प्लांट की बात करूँ तो वो उसके अंदर भी डिफ्यूजन प्रोसेस चलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जैसे मेनली आप फिशेस की बात करते हो तो फिशेस जो है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और अगर मैं बात करूं आपके जितने भी जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो रहते हैं उनके अंदर जो ऑक्सीजन है उस वो लेस उनके ऑक्सीजन जो है उनकी लेस अवेलेबिलिटी होती है, और ब्रीथिंग रेट जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्या होता है, ज़्यादा होता है, फास्टर होता है। इंसेक्ट की बात करूँ तो उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं फॉर टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट अगर बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की, तो वहाँ एक रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है डेट इज लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यहाँ जो है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर तो जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, लेकिन यहाँ इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रीथिंग रेट क्या होता है, स्लो होता है एज कम्पेयर टू एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ओके, अगर बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन के लिए। आई होप ये सारे के सारे रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारे समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है बुक से, ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो भी आपके बिल्कुल ईजिली से जो है सॉल्व होगी। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से रीड आउट करना है आज।